हम लोग प्लेन बाउंड्री रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, यानी कोई एक मीडियम n1 रिफ्रैक्ट इंडेक्स का है, कोई एक मीडियम n2 रिफ्रैक्ट इंडेक्स का है। तो एक जगह से जब दूसरी जगह लाइट जाएगी तो एंगल किस तरह से रिलेटेड होंगे, इसके लिए हम लोगों ने स्नेल लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू क्या, n2 sin थीटा 2। ये अब तक का बेसिक है और इसी की मदद से हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा, इसी की मदद से हम लोगों ने TIR की बात करी। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने ग्रेजिंग इमरजेंस समझा, और ग्रेजिंग इमरजेंस एक खास सिचुएशन है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उससे बड़े एंगल पे TIR होता है। नहीं तो सब कुछ समझने के लिए हमारे लिए एक ही लॉ काफी था, दैट इज स्नेल लॉ, है ना। अब हम लोग दो प्लेन सरफेस से एक साथ रिफ्रैक्शन करने वाले हैं थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन एक साथ होगा, और पर्पस क्या है, हम लोग रे को टर्न कराना चाह रहे हैं। क्यों कराना चाह रहे हैं, इसका जवाब डिस्पर्जन में मिलेगा। यानी हम लोग एक अरेंजमेंट के थ्रू लाइट को टर्न कराना चाह रहे हैं। तो तुम कहोगे सर टर्न तो यहां भी कर रही है, यहां क्या दिक्कत है, टर्न तो कर रही है। यार यहां पे ये एक बार टर्न कर रही है, और यहां यार एक बार इस बाउंड्री से और एक बार इस बाउंड्री से, दो बार टर्न कर रही है। और अच्छी बात यह है कि कम से कम इस अरेंजमेंट में पहली बार अगर रे क्लॉकवाइज घूमी थी तो अगली बार भी क्लॉकवाइज सेम सेंस में घूम रही है, तो इस केस में रे की ठीक ठाक टर्निंग हो जाएगी। मैंने यहाँ एक प्रिज्म लिया है, अंधेरे में कम दिख रहा है बट ये प्रिज्म है, दिख रहा है। इस पे डाली गई लाइट कहाँ चली गई? अरे लाइट अंधेरे के लिए दिखाने के लिए तो होती है, अगर लाइट अंधेरे को नहीं दिखाई देगी। ओके ये आ गई यार, थोड़ा देर से आई है। लाइट आई, एक बार यहां टर्न करी, फिर एक बार वहां टर्न करी, दो बार टर्निंग करी है। जिस रास्ते पे रे जाना चाह रही थी और जहां आप जाने लगी, क्या उसके बीच में एक एंगल है ना, और यही निकालना इस टॉपिक का मकसद है। इस एंगल को हमने नाम दिया है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से डिनोट किया गया है। तो यार मेन रे डायग्राम हमारा ये है, यहां से रे जा रही थी, ये फिर ये और फिर ये, यानी यार इस रास्ते रे गई है। ये पहली सरफेस पे, सरफेस 1 पे डाला गया नॉर्मल है ये, और ये सरफेस 2 पे डाला गया नॉर्मल है। पहले सरफेस 1 पे रिफ्रैक्शन हुआ है, फिर सरफेस 2 पे रिफ्रैक्शन हुआ है। कुछ नाम यहां इन्वॉल्व हुए हैं। सबसे पहले आई क्या बोलोगे यार, अरे आई को क्या बोलोगे, प्रिज्म में डाला गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई यहां पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर यार ये R1 लिखा है, R1 को क्या नाम दोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आफ्टर फर्स्ट सरफेस, यानी पहली सरफेस पे रिफ्रैक्शन के बाद जो एंगल हुआ है नॉर्मल के साथ, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। तो यार R2 को क्या नाम दोगे, ओके R1 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1। तो मुझे बताएं R2 का क्या नाम देंगे। यस ये क्या इस सरफेस पे इंसिडेंट रे है, नहीं तो R2 को हमें क्या नाम देना चाहिए, R2 को नाम हमें देना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस 2। क्या बात समझ में आ रही है। फिर एक लास्ट में एंगल और दिखाया गया, ये वाला, इसको E बोला गया है। E मतलब जब रे प्रिज्म से बाहर निकली तब उसका एंगल विद द नॉर्मल क्या है, उसको बोला गया है एंगल ऑफ इमरजेंस, बाहर निकलने का एंगल। तो लॉजिकल नाम है ना। क्या इन सारी चीजों पे जो मेन फर्क डालने वाला फैक्टर है वो है ये, अगर दोनों सरफेस के बीच का एंगल कम ज्यादा होगा तो ये टर्निंग भी इन्फ्लुएंस होगी, डेल्टा भी इन्फ्लुएंस होगा। अगर इनके बीच का एंगल कम होगा तो अगली रे जल्दी ही गिर जाएगी दूसरी सरफेस पे।
नहीं, तो एंगल ऑफ डेविएशन पे उसका फर्क पड़ेगा। तो यार इस सरफेस 1 और इस सरफेस 2 के बीच में जो एंगल है उसको नाम हमने क्या दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको एक और नाम देते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये नाम थोड़ा कम हजम होता है, मैंने भी देखा था तो मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया, फिर मैंने ये समझा कि यार एक बाउंड्री, एक सरफेस और दूसरी सरफेस, दो सरफेस है ना जो रिफ्रैक्टिंग है, कौन कौन सी, सरफेस 1 और सरफेस 2, तो वो जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं उनके बीच का एंगल का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल, है ना यार। ये थोड़ा सा कम हजम होता है बट नाम है, ऐसे यूज किया गया है, इसलिए इस सारे नाम से फैमिलियर होना चाहिए। नाम से फैमिलियर नहीं है तो लैंग्वेज से फैमिलियर बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो यार इस टॉपिक में डिस्कशन का मुद्दा क्या है, हम क्या निकालना चाहते हैं? हाँ यार इस टॉपिक में डिस्कशन का मुद्दा है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि ये रे अपने रास्ते से कितना टर्न कर गई है, ये निकालना हमारा डिस्कशन का मुद्दा है। ठीक है यार, पहले जिस रास्ते पे जा रही थी वो मैंने यहाँ डॉट करके बनाया है, और अब जहाँ जाने लगी है उसको मैंने पीछे ये बढ़ाया है। इनके बीच में जो एंगल है उसी को हम क्या बोले, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यार एंगल ऑफ डेविएशन हम फिक्स पैरामीटर में निकालना चाहेंगे, और प्रिज्म में फिक्स पैरामीटर क्या है और डायनेमिक पैरामीटर क्या है, कौन सी चीजें कभी नहीं बदल सकती और कौन सी चीजें बदल सकती हैं। यार आई रे डाली है, वो हम इधर उधर करेंगे तो आई बदल जाएगा नहीं, और आई बदलेंगे तो R1 R2 भी, तो ये भी बदल जाएगा। अगर प्रिज्म में कहूं कोई फिक्स चीज है क्या, तो यार ए है, प्रिज्म जब तक नहीं बदलेगा तब तक ए नहीं बदलेगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ये दो चीजें प्रिज्म की नहीं बदलेगी, है ना। हम लोग यार डेविएशन निकालना चाहते हैं, कोशिश हमारी ये होगी कि डेविएशन का आंसर फिक्स पैरामीटर में आए। तो यार फिक्स पैरामीटर डेल्टा का आंसर हम फिक्स पैरामीटर में निकालना चाहते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग ये फिक्स पैरामीटर में आता नहीं दिख रहा है। देखो जरा, मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ये क्या, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा जिसको मैंने बोला है वो इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। ऐसे एक्सटीरियर एंगल बनाया जाता है, और एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी हम लोगों को कभी बताई गई है, पता है क्या, कि यार एक्सटीरियर एंगल सामने वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। नहीं, ये प्रॉपर्टी अगर किसी को नहीं भी आती तो वो समझ सकता है, बट ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं ये प्रॉपर्टी एक है जिसको हम यूज करने वाले हैं। मुझे बताएं गिवन डेटा में ये एंगल कितना है, अगर ये आई है, ये R1 है, तो ये होगा I माइनस R1। क्या दिख नहीं रहा, ये पूरा I है तो ये पूरा भी क्या होगा, I होगा, में से R1 जाएगा तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, तो फिर ये क्या है, E माइनस R2। नहीं, तो डेल्टा को हम तुरंत में क्या लिख सकते हैं, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। नहीं, ये डेल्टा का आंसर है, बट इस आंसर में यार हर चीज डायनेमिक है, आई भी बदलेगा, R1 R2 भी बदलेगा, ई भी बदलेगा। तो जो हमारी ख्वाहिश थी कि हम इसको फिक्स पैरामीटर में देखें वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम इसको कुछ और बदलाव करने की कोशिश करेंगे, कुछ तो फिक्स पैरामीटर आए। तो डेविएशन का ये आंसर हमें सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो हम कुछ और पैरामीटर, कुछ और जुगाड़ भिड़ा रहे हैं जिससे कुछ तो पैरामीटर कम हो। देखो जरा, इस अरेंजमेंट में ये R1 है, ये R2 है, ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस R1 प्लस R2। मैं यार एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल मतलब एक चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती हैं, ये नजर आ रहा है यार, इसमें चार साइड हैं, और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो यार इसमें देखो यार, ये नॉर्मल वाली लाइन है तो ये 90 होगा, ये नॉर्मल वाली लाइन है तो ये भी क्या होगा
90 होगा, और एक ये है, एक ये है, 4 एंगल दिख गए यार। ध्यान दे जरा, 4 एंगल कौन कौन से हैं। ओके, क्वाड्रिलेटरल मैंने काफी अच्छा पहले से बना रखा है, ये ब्लू कलर। तो यार ए, ओके, ये चारों एंगल कौन कौन से हैं, इसमें लिख के नहीं आएगा, मुझे ही लिखना पड़ेगा। एक 90, दूसरा 90, तीसरा ए, चौथा 180 माइनस R1 प्लस R2, और सबका सम कितना 360। क्या ये ब्लू वाले क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 90 मिला के कितना हो गया यार 180, और ये 180 और ये 180 मिला के कितना हो गया 360। तो 360 गया, R1 प्लस R2 कितना आ गया A। फिर यहां देखो यार, ये आंसर था I प्लस ई माइनस R1 माइनस R2। कुछ हल्का हुआ क्या? हाँ, क्या R1 प्लस R2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो I प्लस ई माइनस ए, डेविएशन का ये फॉर्मूला बन गया है। अभी फिलहाल इससे छोटा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या नोट करना चाहेंगे या नोट कर रहे हैं? नोट कर लिया है भाई? तो यार हम लोगों ने ले देके ये जो हमारा डेल्टा था उसका एक फॉर्मूला ला दिया है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे, ई पे और ए पे। यानी अगर हम आई बदलेंगे तो डेल्टा पे फर्क पड़ेगा, है ना यार। आई बदलेंगे तो ई बदलेगा, तो डेल्टा पे फर्क पड़ेगा, है ना। तो यार ले देके पूरी कहानी का भी जो आइडिया निकला है कि डेविएशन का आंसर क्या है, आई प्लस ई माइनस ए, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। किसी सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये डेल्टा का फॉर्मूला है। अभी अगर कोई इस डेल्टा को आई के साथ साथ वेरी करा के ड्रॉ करे, यार यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत काम के नहीं है, बट यार आई मैंने अभी ऐसा रखा है, आई मैंने अभी ऐसा रखा है कि पहली टर्निंग क्लॉकवाइज हुई है और दूसरी टर्निंग भी क्लॉकवाइज हुई है। लेकिन आई ऐसा भी हो सकता है, आई ऐसा भी हो सकता है किसी प्रिज्म के लिए कि पहली टर्निंग क्लॉकवाइज हो, मान लिया मैं पहली टर्निंग क्लॉकवाइज हो, नहीं, और दूसरी टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, नहीं हो सकता। देख के जरा देखो, अगर ये एंगल, ये नॉर्मल नीचे आने के बजाय जब अगर नॉर्मल ऊपर आ जाता है, ये नॉर्मल तो हमें बनाना पड़ेगा रे के हिसाब से, यानी रे ही ऊपर गई है तो हम क्या करें, उतना टर्न नहीं हुई है, तो इसका मतलब उस केस में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्योंकि हमने किस एजम्पशन के साथ ये फॉर्मूला निकाला है कि जब दोनों
दोनों इंसिडेंस सेम सेंस के होते हैं, तब के लिए निकाला है। तो फिलहाल मैं पहली टर्निंग क्लॉकवाइज, दूसरी टर्निंग क्लॉकवाइज, उसी के लिए मैं ये फॉर्मूला निकाला हूं। तो ये आई की हर वैल्यू के लिए फॉर्मूला ये काम नहीं करता है, हर वैल्यू के लिए इम्प्रैक्टिकल रिजल्ट देता है ना। तो हम उन्हीं वैल्यू के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं डेल्टा और आई के बीच में, जिनके लिए काम करेगा, जिनके लिए मीनिंगफुल है, जिनके लिए सेम सेंस की टर्निंग इन्वॉल्व है। और वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। यानी यार ये डिफरेंट आई है और ये डेल्टा की, उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा की वैल्यूज हैं। ये हाइट मतलब किसको डिनोट कर रहा है? डेविएशन की वैल्यूज को, है ना। यहां हम क्या देख रहे हैं ग्राफ में कि यार किसी आई के लिए जो डेल्टा है, एक और ऐसा एंगल एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए वही डेल्टा है। यानी डेल्टा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस में सेम रहता है। हम लोग यार हमेशा रे की रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं। सोचो कि थोड़ी देर के लिए ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 40 डिग्री है, नहीं तो इसका मतलब 40 डिग्री डालने पे ई, 60 डिग्री डालने पे ई 40 आया है, तो 60 + 40 - ए, ये उसका डेविएशन है। नहीं, सोचो अगर मैं इस जगह पे 60 के बजाय 40 पे रे डाल दूं तो क्या होगा यार? उधर वो 60 पे निकलेगी और तब भी इसका आंसर वही आएगा। क्या ये लॉजिक सभी लोग समझ पा रहे हैं? यानी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली में वो आई और ई ही होते हैं। दो एंगल, यानी अगर आई के करस्पॉन्डिंग कुछ डेल्टा मिला है तो ई के करस्पॉन्डिंग भी वही डेल्टा मिलेगा। नहीं तो यार अगर ये एंगल आई है तो ये ई है और ये ई है तो ये क्या है? आई है। यानी अगर 60 के करस्पॉन्डिंग ये 40 है तो 40 के करस्पॉन्डिंग दूसरा एंगल क्या होगा? 60 होगा। क्या समझ पा रहे हैं? रे की रिवर्सिबिलिटी का रूल कि अभी अगर रे 60 पे डाली है तो 40 पे निकली है, अगर 40 पे डालोगे तो कितने पे निकलेगी? 60 पे। या तुम ऐसे सोच लो इधर 40 पे डाल दे तो उधर 60 पे निकलेगी। क्या दोनों ही केस में डेविएशन का आंसर सेम आएगा? यानी दो एंगल ऐसे एडजस्ट करेंगे, है ना। यानी आई और ई हमेशा वो पेयर हैं जिनके लिए डेविएशन सेम होता है। आई और ई हमेशा वो पेयर हैं जिनके लिए डेविएशन सेम होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अब मैं कह रहा हूं यार इस ग्राफ में एक जगह ऐसी है जहां डेविएशन के दो आंसर नहीं है। आई मीन डेविएशन एक ही आई और एक ही ई के लिए ट्रू है। यार देखो जरा, क्या ये डेविएशन दो एंगल के लिए ट्रू है, लेकिन ये डेविएशन क्या एक ही एंगल के लिए ट्रू है कि नहीं है? नहीं। लेकिन मैं अभी तो बताया कि आई ये हमेशा पेयर में होते हैं। इसका क्या मतलब निकाल सकते हो यार? इसका मतलब ये निकाल सकते हो कि इस जगह पर आई और ई दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। या देखो आई और ई हमेशा पेयर में होते थे, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर डेविएशन का आंसर एक ही आई के लिए है, वैलिड है। तो इसका मतलब यार एक ही आई के लिए वैलिड, इसका मतलब ये कोई ऐसा एंगल है जिसके लिए ये एंगल और ये एंगल क्या होता होगा? सेम होता होगा। बस मेरा, और इस समय जो डेविएशन है वो सबसे कम है, उसको बोलते हैं केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। यार ये हम केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इस पे यार काफी डिस्कशन किया जाता है और उसका कारण केवल एक ही है, क्योंकि इस केस का जो फॉर्मूला आता है वो थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं ज्यादा डायनेमिक पैरामीटर नहीं रखता है। ये फॉर्मूले में देखो आई और ई दोनों डायनेमिक पैरामीटर हैं, लेकिन जब इस कंडीशन को लगा के हम फॉर्मूला लाएंगे तो वो बहुत ज्यादा फिक्स पैरामीटर में आता है, इसलिए शायद वो फैशन में आया है मिनिमम डेविएशन। तो एक तो खास डिस्कशन भी है, क्योंकि एक एंगल ऐसा है जिसके लिए आई और ई सेम होगा। बात क्लियर है? तो यार केस ऑफ मिनिमम डेविएशन की पहली शर्त तो यही हो गई, आई और ई क्या होगा? सेम होगा। यानी इस प्रिज्म में, ऐसे किसी प्रिज्म में अगर मैं कह रहा हूं किसी 50 डिग्री पे मैंने रे को डाला है तो वो रे निकलेगी भी कितने डिग्री पे? 50 डिग्री पे। यानी क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा कि नहीं?
और अगर ऐसा है तो एक और बात पक्की है, क्या इस तरफ का आधा डायग्राम और इस तरफ का आधा डायग्राम बिल्कुल सिमेट्री में होगा कि नहीं? और अगर ये सही है, सिमेट्री में है, तो मैं कह सकता हूं यार ये रे क्या मतलब आई और ई सेम है, आई और ई सेम है, तो क्या आई के करस्पॉन्डिंग यहां वाला एंगल R1 और ई के करस्पॉन्डिंग यहां वाला एंगल R2 वो भी सेम होगा, वरना स्नेल लॉ फेल हो जाएगा, उसको हम आर ही ना कह दें यार। बात क्लियर है? अगर आई सेम है तो R1 R2 सेम है और उनका हमने नाम क्या रख दिया है? R, है ना? अच्छा, R1 R2 को लेके तो हमें एक रिजल्ट पता है, क्या R1 और R2 का सम क्या होता है? A, और दोनों सेम है तो R तो आ गया ना यार, कितना होगा R? A/2, यानी R कुछ खास हो गया है। अब R डायनेमिक नहीं रहा, कम से कम मिनिमम डेविएशन के लिए R डायनेमिक नहीं रहा, R फिक्स आ गया है। और अगर R फिक्स आ गया है यार, R फिक्स आ गया है तो क्या उसका I भी फिक्स ही आएगा, n से रिलेटेड होगा नहीं? और I फिक्स हो गया और I पहले से बराबर है तो डेविएशन का फॉर्मूला बड़ा आसान हो जाएगा यार। क्या बता रहे, मिनिमम डेविएशन के केस में ये जो फॉर्मूले था इसको मैं थोड़ा और अब पर्टिकुलर कर रहा हूं। क्या मिनिमम डेविएशन में आई और ई सेम होता है? सेम होता है तो उनको अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं है, उनको हमने क्या नाम दे दिया है? सेम नाम दे दिया है। हेलो जी, हाँ जी 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 अच्छा अच्छा, और हम उसको फाउंडेशन में डाल दें। सही है, बढ़िया। हाँ, तो हम जानना चाह रहे थे कि आपके यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे? बिल्कुल कल आप क्या फिजिबल टाइम रहेगा कि मैं आके मिलूं आपसे? अगर आप 1 से 3 के बीच में आ जाए तो मैं पक्का मिल जाऊंगा। हाँ श्योर, मुझे आपसे ही मिलना है भाई। जी जी, कल आ जाइए आप। ठीक, अभी मैं के बीच में आपके पास अवेलेबल रहूंगा, मैं लीला के पास पहुंच के फोन कर लूंगा। ठीक आप ठीक जहाँ ठीक, बताएंगे मैं आ जाऊंगा। ओके ओके, थैंक यू। हाँ भाई, तो यार क्योंकि आई और ई सेम होते हैं तो उस फॉर्मूले को हमने और पर्टिकुलर कर दिया है। अब क्या बन गया है ये? डेल्टा मिनिमम क्या हो गया? 2i माइनस ए। क्या आई भी तो अब पर्टिकुलर हो गया है यार? अगर मैं आर दे पा रहा हूं तो क्या आई नहीं निकाला जा सकता यार? केस ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में आई हम कैसे निकाल सकते हैं बताएं यार? आई निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए यार? इस केस के लिए हम 1 साइन आई इज इक्वल टू n साइन आर लगा सकते हैं कि नहीं? अरे भाई r यहां लगा, और r हमें कितना पता है? a/2। तो क्या i का आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स n साइन a/2। यार क्या i भी पर्टिकुलर हो गया? अब डेविएशन का आंसर आ गया 2i दैट इज साइन इनवर्स n साइन a/2 माइनस ए। क्या डेल्टा मिनिमम का आंसर भले कितना गंदा लग रहा है बट फिक्स पैरामीटर में है कि नहीं है? अरे ए फिक्स पैरामीटर है, एन फिक्स पैरामीटर है, फिक्स पैरामीटर में है कि नहीं है? अभी गंदा लग रहा है उसका भी समाधान है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस लुक में इसको याद रखना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं इसका लुक चेंज करने वाला हूं। हम लोग लाइफ में बहुत सारे फैसले लुक को लेके करते हैं, और क्योंकि इसका लुक हमें पसंद नहीं आ रहा तो हम इसको अभी
पैरेलल लेके जाते हैं, डेल्टा मिनिमम ए को इधर पहुंचा देते हैं, इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स n साइन a बाई 2। क्या ये 2 यहां से हटा दें यार, अब सुंदरता लाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो हम करेंगे। क्या ये साइन इनवर्स यहां से हटा दें तो क्या होगा, इस तरफ साइन आ जाएगा a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, उस तरफ क्या बचा n साइन a बाई 2, n का आंसर आएगा साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और साइन a बाई 2 डिवाइड में। तो यार हम चले तो थे कुछ और के लिए, यानी हमारे इस पूरे टॉपिक का मेन कंसर्न डेल्टा मिनिमम था, मगर लुक खराब होने के चक्कर में हमने उसका फॉर्मूला बना दिया ये। अब यार n तो हमेशा गिवन डेटा होता है, मगर n का कोई फॉर्मूला क्यों दे रहा है? जब मैंने इस पे बहुत विचार किया तो मुझे यही समझ में आया, क्या लुक मैटर्स। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ यस बिल्कुल। क्या बता, ये प्रिज्म तब काम कर सकता है जब कहीं सराउंडिंग होगी? नहीं। तो मैं एक बात बता दूं यार, यहां 1 आया है और n के डिवाइड में 1 डिवाइड हुआ है, नहीं। अगर सराउंडिंग यहां n सराउंडिंग होती मान लिया, तो यहां 1 की जगह क्या आता, n सराउंडिंग। मैं बता दूं पूरी रे ऑप्टिक्स में जहां n आता है उसका मतलब होता है n लेंस अपॉन या n लेंस प्रिज्म जो भी है ना, लेंस है तो लेंस, प्रिज्म है तो प्रिज्म, डिवाइड बाई क्या n सराउंडिंग, है ना। यानी यार ये n किसका है, उस मीडियम का जिसकी चर्चा चल रही है, यानी मीडियम 2 का जहां पे रह गई है, ये फिलहाल मैं प्रिज्म कह देता हूं, n प्रिज्म अपॉन n सराउंडिंग। अगर कभी मीडियम में ऐसी बात कर दे कि प्रिज्म किसी सराउंडिंग में रखा है तो n की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, n प्रिज्म अपॉन n सराउंडिंग। क्यों लिखना पड़ेगा, देखो जरा, क्या ये n के डिवाइड वाली 1 वाली चीज यहां डिवाइड में आएगी कि नहीं? तो मैं यार फॉर्मूला वो बताना चाहूंगा जो फैशन में चल रहा है, फैशन में यही चल रहा है। अलग से इतनी बात क्या याद रख सकते हैं कि पूरी रे ऑप्टिक्स में अगर सराउंडिंग बदलती है तो n की जगह क्या आ जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n की जगह क्या आ जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है ये बात? नोट कर लिया भाई लोग? यहाँ क्या है, ये 2 कैसे आया यहां से, यहाँ, हाँ तो यहां से खत्म हो गया, ये कट लगा है ना यार, यहां से खत्म हुआ है तब वहां गया है, इसको हटा दें, ठीक है। यहां वाला 2 इधर चला गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ सकते हैं? अरे क्या कैलकुलेशन चलता रहता है भाई, बोलो। हम लोगों ने यार अभी अभी एक फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है जनता को, बट याद रखना आसान है यार। देखो, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला है, पहले वाले से तो कम गंदा है नहीं यार। ये
मेकओवर के बाद ही आया है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला थिन प्रिज्म के लिए है या किसी भी प्रिज्म के लिए है? ये फॉर्मूला थिन प्रिज्म के लिए है, किसी भी प्रिज्म के लिए है? किसी भी प्रिज्म। अभी तक हमने ऐसी कोई बात नहीं करी कि ये थिन है या थिक है। तो हम यार इस फॉर्मूले की मदद से थिन प्रिज्म के लिए आंसर लाने वाले हैं। किसका? यार हम शुरू से चले थे डेल्टा का आंसर लाने, उसी का लाने वाले हैं। वो तो यहां वाला फॉर्मूला पूरा कॉन्सेप्ट बिगाड़ देता है कि मतलब अलग ही लुक में रख दिया है। तो यार थिन प्रिज्म के केस में, जैसे ये थिन प्रिज्म है, अगर मैं कोई रे इंसिडेंट करता हूं तो वो पहली बार क्लॉकवाइज टर्न करेगा और दूसरी बार भी क्लॉकवाइज टर्न करेगा। लेकिन जब भी प्रिज्म थिन होता है तो उसमें सब कुछ थिन होता है, मतलब इसका एंगल ऑफ प्रिज्म भी थिन होगा। इसमें हम आई बहुत बड़ा नहीं डाल सकते हैं। अगर तुम आई बहुत बड़ा डालने जाओगे तो पता है यार इस रे में एक क्लॉकवाइज टर्निंग होगी और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो जो हम प्रिज्म में टर्निंग करना चाह रहे थे वो पर्पस ही खराब हो जाएगा। यानी इसका आई कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, तभी ये सेम सेंस की टर्निंग करेगा। यानी आई मस्ट बी स्मॉल फॉर सेम सेंस टर्निंग। यार ये सब बातें कोई पूछता नहीं है, बस मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लिख रहा हूं सेम सेंस टर्निंग, है ना, क्योंकि यार उसके बिना तुम, अब इसका मतलब यार इसका आई स्मॉल है, आई स्मॉल है तो R1 R2 भी स्मॉल होंगे, तो E भी स्मॉल होगा, तो डेविएशन भी, या डेविएशन का जनरल फॉर्मूला था I प्लस E माइनस ए। आई, ई और ए सब कुछ स्मॉल है तो डेविएशन भी, यानी थिन प्रिज्म अच्छा डेविएशन नहीं देता है। प्रिज्म थिन है तो सब कुछ थिन है, थिन प्रिज्म है तो सब कुछ थिन है, ये अच्छा डेविएशन नहीं देता है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि इसके a प्लस डेल्टा एम बाई 2 की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी और a बाई 2 की वैल्यू भी, क्या बता साइन के अंदर अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो क्या उसको हम थीटा लिख देते हैं? लिख देते हैं n बराबर a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन a बाई 2, 2 कैंसिल, लिख दिया मैंने, साइन हटाई दिया। क्या ये na आ गया? तो डेल्टा एम का आंसर आ गया an माइनस 1, ये आ गया। मैं बता दूं वैसे तो हम चले थे मिनिमम डेविएशन के फॉर्मूले से, तो आंसर भी किसका आएगा? मिनिमम डेविएशन का, मगर क्योंकि हमने यहां अप्रोक्सीमेशन लिया है तो इफेक्टिवली ये फॉर्मूला मिनिमम के अलावा के केस में भी यही आता है। बेसिकली एक थिन प्रिज्म का एक डेविएशन होता है, मिनिमम डेविएशन का भी यही होगा और मैक्सिमम डेविएशन का भी यही होगा। मैं कह रहा हूं कि यार इस प्रिज्म के लिए ये जो डेविएशन का फॉर्मूला है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन के साथ आया है तो ये हर तरह के डेविएशन के लिए काम करेगा, बस वो सेम सेंस टर्निंग होना चाहिए। सेम सेंस टर्निंग के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। तो ऐसे कैसे अचानक से काम करने लगा? क्योंकि यहां हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है। अगर तुम बहुत थिन प्रिज्म के लिए कभी वैल्यू डाल के कोई चीज निकालोगे तो ये फॉर्मूला काम करेगा किसी भी एंगल के लिए, है ना यार। ये डेविएशन का फॉर्मूला वैलिड इवन इफ डेविएशन, इट इज नॉट द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इट इज नॉट द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यार अगर देखा जाए तो सबसे मेन फॉर्मूला अब तक की जर्नी में, ओके, अब तक की जर्नी में सबसे मेन फॉर्मूला क्या था? डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। लेकिन मिनिमम डेविएशन के केस में ये फॉर्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया, है ना, और थिन प्रिज्म के केस में और सिंप्लीफाइड हो गया। क्या इसमें आई रखने के बाद ये फॉर्मूला क्या आया है? n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन a बाई 2। ये अब तक की कहानी का सेंट्रल आइडिया यहाँ लिखा हुआ है। ये सेंट्रल आइडिया, ये फॉर्मूले रटे होना चाहिए। नीट वालों को तो वैसे भी प्रोसेस से मतलब नहीं है। ये फॉर्मूला हर तरह के डेविएशन के लिए काम करेगा, थिन और थिक सबके लिए काम करेगा, थिन प्रिज्म हो थिक प्रिज्म हो सबके लिए काम करेगा। हालांकि थिन के लिए हमारे पास बेटर फॉर्मूला है तो हम ये क्यों लगाएंगे? यानी ये फॉर्मूला हम आमतौर पे किसके लिए लगाएंगे?
थिक प्रिज्म के लिए, तो ये किसके लिए है? थिन प्रिज्म के लिए, है ना। और मिनिमम डेविएशन का केस है थिक प्रिज्म है, तो क्या लगाएंगे? ये। क्या पूरी कहानी क्लियर है? ये हम लगाएंगे, ये वैलिड है थिक और थिन दोनों के लिए, थिक और थिन दोनों के लिए, बट जनरली हम थिक के लिए लगाएंगे। ये किसके लिए बना है? थिन प्रिज्म के लिए। जब भी थिन प्रिज्म का केस होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ये केस ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए लगाएंगे, और जब वो प्रिज्म कैसा हो? थिक। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो अब हम इस मुद्रा पे आ गए हैं कि यूज कैसे करना है। अब हम उसके कारण जानने पर इंटरेस्टेड नहीं है। कारण समझ लिए ना भाई? हाँ, क्या नोट करना चाह रहे हैं? नोट कर लें भाई। तो अब तक की कहानी का सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया है यार। थिन प्रिज्म के बहुत सारे फायदे हैं कि हम थिन प्रिज्म की मदद से 2, 4, 10, 11, 12 प्रिज्म लगा के अपने मन माफिक डेविएशन पा सकते हैं। अगर एक थिन प्रिज्म किसी रे के लिए कुछ डेविएशन करता है डेल्टा, तो अगर 2 फेवर में लगा दो तो कितना डेविएशन मिल जाएगा? अरे 2 डेल्टा। 3 फेवर में लगा दो तो कितना मिल जाएगा? 3 डेल्टा। तो हमें जितनी मर्जी उतना फेवर में लगा देंगे, तो जोड़ जोड़ के हम सेम सेंस डेविएशन पा लेंगे। और अगर डेविएशन कैंसिल करना हो तो क्या? देखो, रे हमेशा बेस की तरफ टर्न करती है, तो इसका बेस नीचे है और उसका बेस ऊपर है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों बिल्कुल एक जैसे प्रिज्म है, तो जितना डेविएशन पहली बार ऐसे हुआ उतना ऊपर हो गया, तो ये रे और ये रे आपस में कैसी हो जाए? पैरेलली हो जाए। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो यार यहां डेल्टा डेल्टा क्या देगा? डेल्टा नेट 2 डेल्टा देगा, और यहां डेल्टा नेट कितना आएगा? 0। तो कल को कोई तुमसे कहते यार कि ऐसे ऐसे 3 प्रिज्म फेवर में है और एक अपोज में है, तो बताओ डेल्टा नेट कितना होगा? सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, तो यार 3 डेल्टा फेवर में, 1 डेल्टा अपोज में, तो कितना आ जाएगा? 2 डेल्टा। क्या इस तरह की बातें कर पाएंगे हम लोग? एक क्वेश्चन है, पूरी थ्योरी समराइज कर दी है मैंने, जनता क्वेश्चन करेगी। इक्विलैटरल प्रिज्म है ना? पहले तो ये दिया है, और ये केस ऑफ मिनिमम डेविएशन है, दूसरी बात ये दिया है, तीसरी बात मैंने एन दिया है, n इक्वल टू √3 है। सॉरी, n के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
हाँ भाई, पहला क्वेश्चन पूछा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर मिनिमम डेविएशन, आर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होता था, यानी ये रे क्या बताओ यहां से टर्न करेगी तो ये आर कितना होगा? पहला क्वेश्चन ये पूछा है, आर कितना होगा? कितना? क्या आर सीधे लिखना आता है कि नहीं? भूल गए यार? क्या बताओ मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई सेम होता था, तो R1 R2 भी सेम होता था, उसका नाम मैंने R दिया था। और दोनों R का सम क्या होता है? क्या R और R सम A होता है? तो R कितना आ गया यार? R आ गया A/2। तो यार क्या A क्वेश्चन में दिया है? अरे बिल्कुल दिया है। इक्विलेटरल का मतलब होता है उसका हर एंगल कितना होगा? 60। तो R कितना आ गया? 60/2 यानी 30 डिग्री। कितने लोगों ने मुझसे पहले कर लिया है यार? ये फैसला लेना तो है ही है। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया यार। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा? ये रे जिस रास्ते जा रही थी और जहां आप जाने लगी उसके बीच के डेविएशन एंगल की बात करी गई है। एंगल ऑफ डेविएशन कितने लोग आ गए यार? ठीक, और जनता बताए डेविएशन एंगल क्या? क्या इसको हम फॉर्मूला लगा के ले आए? कौन सा फॉर्मूला? n इक्वल टू साइन a दैट इज 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन 60/2। ये लगा सकते हैं, ये तो दिया ही है ना भाई। तो √3 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m/2, ये डिवाइड में साइन 30 आएगा। तुम्हें पता है साइन 30 कितना होता है? ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई होगा। जितना समझ में आ रहा है उतना सॉल्व करते जाओ, उसके बाद की कहानी खुद समझ में आ जाएगी। यार क्या बताओ √3/2 इक्वल टू साइन समथिंग आया है, तो हमें पता है √3/2 साइन की किस एंगल के लिए होता है? 60 के लिए। तो यार साइन इधर भी आ गया, साइन इधर आ गया। अब क्या अंदर की चीज कंपेयर करा सकते हैं कि नहीं? बताओ, अंदर की चीज 60 प्लस डेल्टा m/2 इज इक्वल टू 60। ये 2 उधर चला जाएगा तो डेल्टा m का आंसर कितना आ गया? 60। कितने लोगों ने मुझसे पहले कर लिया है? हो गया है? कोई दिक्कत है? बस फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। कैसे निकालोगे यार एंगल ऑफ इंसिडेंस? 2i माइनस ए इक्वल टू तो होता है डेल्टा, तो डेल्टा मिन 60 आ गया है। आई बताना है, ए कितना है? 60। तो आई का आंसर कितना आएगा? ओके, 2i का आंसर 120, तो आई का आंसर कितना आएगा? 60। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? तो ये एक मेथड है, ऑब्वियसली यही मेथड स्ट्राइक करेगा, तो यही याद रखें, वरना करने को एक और तरीके से कर सकते थे। मुझे बताओ आर तुमने 30 डिग्री शो कर दिया था, तो यहां स्नेल लॉ लगा के आई ला सकते थे। देखो 1 साइन आई इक्वल टू √3 साइन 30 लगाते तो आई आ जाता, आई 60 आ जाता नहीं, और एक बार आई आता तो डेल्टा ज्यादा आसानी से आ जाता। अरे डेल्टा क्या होता है? 2i माइनस ए ना, तो 2 इंटू 60 माइनस 60 कितना? 60। ये थोड़ा आसान मेथड था और बेसिक मेथड था, ये ज्यादा बेसिक था, ये अप्लाइड मेथड है। लेकिन बात है स्ट्राइक करने की, स्ट्राइक वही करेगा जो हमें ठूसा जा रहा है। अरे मतलब हम रोज रोज वही फॉर्मूला देख रहे हैं, तो हमें स्ट्राइक क्या करेगा? ये ना, ये स्ट्राइक नहीं करेगा। तो ठीक है, जिसमें कंफर्टेबल हो वो लगाओ, है ना। धारदार हथियार तब चलाओ जब उसको चलाना आता हो। समझ गई जनता?
4 डिग्री का एंगल है। रे ऐसे इंसिडेंट करी गई है। बताओ इसका आई क्या है? इसका आई क्या है? 0 है। एन है 1.5। क्वेश्चन है डेविएशन बताओ। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, फॉर्मूला लगा के बता रहे हो। डिवीजन का आंसर आएगा a n-1, a 4 1.5 - 1 कितना आ गया? 2। दैट्स इट। है ना। अब इसी को मैं बेसिक से बताऊं, वो भी 2 ही आएगा। अगर मैं इसको बेसिक से बताऊंगा वो भी 2 ही आएगा। तो इससे शो हो जाएगा कि ये फॉर्मूला भले लाया गया था मिनिमम से, लेकिन काम करता है सबके लिए। ये वैसे भी मिनिमम डेविएशन का केस थोड़ी है 0 डिग्री पे आई होना। तो बेसिक से मैं बताऊं, बता दूं? मुझे लगा कोई मना करेगा यार, कोई मना ही नहीं कर रहा है। मुझे बता, ये 4 है और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? यार ये 4 है, ये 90, तो 86 आएगा, ये 4 आ जाएगा नहीं। और हम मुझे ई निकाल लेना चाहिए। कैसे? 1.5 साइन 4 डिग्री इज इक्वल टू 1 साइन ई। तो यार साइन 4 डिग्री को 4 डिग्री लिख सकते हैं? एक्चुअली नहीं, क्योंकि हमने साइन थीटा को, थीटा हम जब भी लिखते हैं तो उसमें थीटा रेडियन में होना चाहिए। ये 4 डिग्री में लिखा है, कोई बात नहीं। हमने ई भी डिग्री में माना है, और इसमें π/180 और इसमें भी π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रेडियन बन गया कि नहीं? तो देखो यार, ये आएगा 1.5 × 4 × π/180। अब तो लिख सकते हैं, टेक्निकल मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं तुम्हारी आदत खराब नहीं करना चाहता। ई π/180 और फिर ये कट जाएगा। कहोगे तो बदला ही क्यों था? क्योंकि टेक्निकली गलत नहीं कर सकते ना यार, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। तो ई का आंसर कितना आ गया? 6 डिग्री आ गया। ई कितना आ गया? 6 डिग्री। मुझे बता, डेविएशन क्या होता है किसी प्रिज्म का? I प्लस ई माइनस ए। ये जनरल डेविएशन है यार। I कितना था? 0, ई कितना है? 6, ए कितना है? 4। ये आंसर कितना आया है? 2 डिग्री। तो क्या तुम ये करना चाहोगे भविष्य में? नहीं ना। तो मान लो कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थिन प्रिज्म के हर मामले को हैंडल कर लेगा। क्या इस फॉर्मूले पे भरोसा है जनता को? बिल्कुल। मतलब मुश्किल काम करने से तो अच्छा है आसान पे भरोसा कर लो। ठीक है। किसको? तो मैंने थोड़ी बनाया यार। अरे सुनाने वाले को भी मिलना चाहिए यार, जो बता रहा है उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? चलो यार, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या रहा पिछले पेपर का हाल, जनता बताए? पेपर दिया कोई? कितना? 506। इतना लंबा फासला तुम्हारा? 500? मुझे लगा 506 तुम्हारे भी आए थे। बहुत क्वेश्चन बाहर से 100 नंबर का पेपर तो बाहर से देते हैं।
पूरे एलएन का टॉपर का 620 था। तो कुछ प्रिडिक्टेड रैंक कुछ बताइए। भेजते हैं वो लोग, नहीं भेजते हैं? एक्सपेक्टेड उनके बीच की रैंक से क्या फायदा है? ऑल इंडिया एक्सपेक्टेड रैंक बताते हैं, उसका फायदा है। तो अभी तक हम लोग प्लेन बाउंड्री रिफ्रैक्शन कर रहे थे और अब हम लोग स्फेरिकल बाउंड्री रिफ्रैक्शन करने वाले हैं। यानी यार दो मीडियम को अलग करने वाली जो बाउंड्री होगी वो स्फेरिकल होगी। ये एक बाउंड्री है जो कि स्फेरिकल है, इस बाउंड्री के इधर का मीडियम अलग है, उधर का मीडियम अलग है, तो ये स्फेरिकल बाउंड्री रिफ्रैक्शन हो गया।